उसके लिए आपका धन्यवाद। अभिभाषण में सरकार कहती है अब हमारा प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। किन पैरामीटर्स पर उभर रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े एक बार पढ़ लेती सरकार तो निश्चित तौर पर पता चल जाता है कि हमारा प्रदेश मॉडल स्टेट किस चीज़ में बना है। गैंगस्टर अपराध के मामलों में, महिला अत्याचार के मामलों में, दुराचार के मामलों में, बलात्कार के मामलों में, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर है, मॉडल स्टेट है। सिरोही से आने वाले सदस्य ने अवैध खनन की बात की, अवैध रॉयल्टी की बात की, बजरी को लेकर चिंता व्यक्त की। पूरे प्रदेश में बजरी को लेकर एक त्राही है, और बीकानेर में जहाँ धरती से बजरी निकलती है किसी नदी नाले से खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ तो पूरा सरकारी तंत्र, सरकारी ओहदेदार सब लोग लूट में लगे हुए हैं। 10-10 गुना रॉयल्टी वसूली जा रही है, ट्रक मालिकों से बजरी 10 गुना महंगी हो गई है। इस बात पर सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन कहीं ये चिंता दिखाई नहीं देती। अभिभाषण में सरकार राज्यपाल से कहलवाती है जन सेवा के समर्पित 4 वर्ष। माननीय सभापति जी, ऐसा लिखा जाता है कि येन केन प्रकार सरकार बचाने के 4 वर्ष तो सही प्रतीत होता। विगत 4 लिखते हैं कि विगत 4 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला बाल विकास, युवा कल्याण, ऊर्जा, उद्योग सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है। माननीय सभापति जी, थोड़े दिन बाद 30 मार्च आएगा, राजस्थान क्या स्थितियाँ की है। 21 जनवरी में मुख्यमंत्री जी डावला श्री गंगानगर पधारे और कहा 4 वर्षों में 211 कॉलेज हम खोल चुके हैं, और देश में सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं है तो राजस्थान में है। माननीय सभापति जी, क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा का जहाँ किराए के 2 कमरों में कॉलेज चलता हो, जहाँ एक लेक्चर के भरोसे कॉलेज चलता हो, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल सरकार सदन में लेकर आई। आपके ज़िले से एक यूनिवर्सिटी ऐसा बिल लेकर आई जिसकी एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी, और उसका बिल यहाँ पास होने के लिए सदन में आ गया। तो ये स्थिति जब शिक्षा की हो तो ऐसी झूठी वाई का क्या लेने देना। सिरोही से आने वाले सभा सदस्य ने कहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात की, 41 कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन एग्रीकल्चर की गुणवत्ता, एजुकेशन की गुणवत्ता, कहाँ प्रैक्टिकल संसाधन होंगे, क्या उनके फील्ड होंगे, क्या उनके फार्म होंगे, क्या उनका प्रशिक्षण होगा, उस बात की कहीं चिंता नहीं है। तो इस तरह जब हम एक फौज तैयार कर देंगे जो अनस्किल्ड होगी, जो पूरी तरह से दीक्षित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो क्या वो अपने इस प्रतिस्पर्धा के दौर में ये टिक पाएगी। ऐसी फौज तैयार करने के लिए हम कुकरमुत्तों की तरह कॉलेज खोले जा रहे हैं बिना संसाधनों के। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नजर नहीं आता। माननीय सभापति जी, स्कूल शिक्षा की स्थिति देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे अभिभावकों संग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के स्कूल को तालाबंदी करके हेडक्वार्टर पे आते हैं, डायरेक्टर के सामने आके धरना देते हैं। और ये एक गांव की नहीं, हर गांव की ये स्थिति है। तबादला उद्योग चलता है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, शहरों में अध्यापकों की पोस्टिंग हो जाती है। और मुख्यमंत्री जी जब सीएम साहब खुद मंत्री की उपस्थिति में पूछते हैं शिक्षकों से कि क्या स्थिति, ट्रांसफर में तबादला में पैसे लिए जाते हैं, तो इस कुर्सियों पे खड़े होकर हल्ला मचाते हैं कि हाँ लिए जाते हैं। और ये स्थिति जब शिक्षा की हो तो बड़ी चिंतनीय बात है। और जब शिक्षा मंत्री, तब के शिक्षा मंत्री सीना ठोक के कहते हैं कि हम तो सदन में रोने वाले, राजेंद्र जो कटारिया जी सदन में रोने वाले रोते रहेंगे, हम तो 3 साल इस तरह डोटे लगाए और आगे भी 2 साल इसी तरह लगाते रहेंगे। तो जनतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। माननीय सभापति जी, इस पर सरकार को चिंतन और मंथन करना चाहिए। किसी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। 21 जनवरी की बात की, बिश्नोई मंदिर डावला में माननीय मुख्यमंत्री जी गए तो एक 70 साल की दादी ने उनका हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी को पढ़ाते हैं। अपना उदाहरण देती है कि 6 बीघा का काश्तकार, 6 बीघा का परिवार, 6 बीघा की जोत वाला परिवार अपनी पोतियों को पढ़ाता है, और दादा जब उनको परीक्षा देने ले जाता है, वापस घर लौटता है तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गए। तो क्या बीतती है, कौन रोकेगा इसको। मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं होता। और सदन में हमारे मंत्री जी कहते हैं कि जब इस पेपर लीक पे बात होती है, हमारा स्थगन लगता है, तो मंत्री जी कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि यहाँ नहीं हो रहा, उस प्रदेश में भी हो रहा है, उस प्रदेश में भी हो रहा है, फला प्रदेश में भी हो रहा है। माननीय सभापति जी, ये कोई जवाब नहीं हुआ। हम आपसे कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि पेपर का काफिला कैसे लूटा। मुझे रेजनों से गिला नहीं, तेरी रेबरी का सवाल है। इसलिए क्यों कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ी है। जब आप कॉलेज में शिक्षक लगा देंगे, जब आप स्कूलों में शिक्षक लगा देंगे, व्याख्याता लगा देंगे, तो क्यों कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ेगी। जो कोचिंग संस्थान नकल करवाने में, पेपर लीक करवाने में उनका योगदान रहता है, इस परंपरा पर भी रोक लगनी चाहिए। सुरेश ढाका के किन किन से संबंध थे, नेताओं ओहदेदारों का विश्वास पात्र किन किन का था, खुलासा होना चाहिए। सुरेश ढाका, भूपेंद्र सावंत तो मोरे मात्र है, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं वो सामने आने चाहिए। इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये 70 लाख
बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ मसला है, उनके परिजनों की गिनती करें तो 2 करोड़ राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ मसला है। कृषि कल्याण की बातें, बिजली ऊर्जा की बातें, बिजली मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर हो गया है। 24,000 मेगावाट का उत्पादन होता है, कंजप्शन कितना होता है सभापति जी? 14,000 मेगावाट। 10,000 का फर्क पड़ा है। 2-3 हज़ार हम मान लें कि टीएनडी लॉसेज होता है, फिर भी क्या परिस्थितियां बनती है कि गांव में किसान को 8 घंटे बिजली की बात करने वाले 2 घंटे भी बिजली नहीं दे पाते। माननीय सभापति जी 2 ही मिनट हुए हैं, 2 मिनट में समाप्त करें। 2 घंटे भी बिजली नहीं दे पाते, मोटर जल जाती है हजारों काश्तकारों की, और सबसे महंगी बिजली राजस्थान में सरचार्ज के नाम पे 8 रुपए के लगभग पर यूनिट चार्ज बढ़ा दिया। 4 वर्षों में एक घरेलू कनेक्शन नहीं, जो पैसा घरेलू कनेक्शन लिए केंद्र से मिला वो भी 8 महीने इंतजार करते करते काम नहीं करोगे, लैप्स हो गया। कौन चिंता करेगा इस बात की? और टंकी के नाम पे क्या हो रहा है अभी नेता प्रतिपक्ष ने आपको बताया। और 4 वर्षों में 220 के जीएसएस बने हैं। मेरे नोखा में भी 500 का जीएसएस बना है। हम मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि उसकी लगातार पैरवी करेंगे। जीआईबी की वजह से जो अटका हुआ पास होगा और नोखा का ही काम होगा। अगर बिजली समय पे मिलती सभापति जी, किसानों की खेतों में सिंचाई हो जाती तो पाले की मार किसान पे नहीं पड़ती, उसका इतना असर नहीं होता। खेतों में पानी नहीं था, पाले की दोहरी मार पड़ी, और स्पेशल गिरदावरी के नाम पे सिर्फ लीपापोती हो रही है। और जो गिरदावरी आई है नोखा से बीकानेर से 33%, 35%, और दोबारा उसके बाद फिर से किसानों को नुकसान हुआ है। 15 जिलों में ओलावृष्टि से, 15 जिलों में पाले से। इस बात को भी देखना, दोबारा गिरदावरी जनप्रतिनिधियों के साथ हो। यूरिया खाद के नाम पे किस तरह लूट हुई, जब केंद्र ने आपने जो एलोकेशन मांगा उससे आपको ज्यादा दिया। 3-3 वर्षों के आंकड़े उठा के देख लीजिए, रबी के खरीफ के, फिर भी यूरिया के वितरण में कहां धांधली हुई कि किसान को लाइन में लगना पड़ा और पुलिस के डंडे खाने पड़े। चिकित्सा की स्थिति, मेरे नोखा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की घोषणा, सीएससी पीएससी, लेकिन अभी तक धरातल पे कहीं ईंट भी नहीं लगी, काम शुरू नहीं हुआ। संविदा कर्मियों की स्थिति, जेजेएम की स्थिति सबसे धीमी रफ्तार। नोखा में काम चल रहा है, बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। चिरंजीवी योजना जिसमें कई विसंगतियां हैं। लंपी के नाम पे, लंपी का जो बीमारी आई उसमें क्या स्थिति रही माननीय सभापति जी? बहुत संवेदनशील मंत्री आदरणीय कटारिया जी, लेकिन विभाग के सचिव ने, विभाग के डॉक्टरों ने एक गलत इंटरप्रिटेशन से वैक्सीनेशन का काम में महीनों लगा दिए, और उसमें से आंकड़े आते हैं 76,000 गौ में काल कवलित हुआ है, लेकिन बीकानेर अकेले जिले में 3 लाख गायों को नुकसान हुआ है। और ये गायें भी सभापति जी सामाजिक सरोकार से लोग जो मेहनत करते हैं गाय के लिए। माननीय